हेलो। यस सर। हाँ विशाल, अभी क्लास चल रही थी क्या? कोई बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया अभी? क्लास मतलब सर ये इलेक्टिव वाली क्लास थी। अच्छा अच्छा। तो हो सकता है सर कोई आए हो कोई नहीं आए हो। ठीक है ठीक है। ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। न्यूमेरिकल हमने करा दिया था आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया था ना, एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल करा दिए थे ना, एंटीना ये सर रेडिएशन वो एफिशिएंसी। सर जिसमें जीपी मैक्स फाइंड करते थे हम, पावर गेन मैक्सिमम वाला। हाँ हाँ, जीडी मैक्स, हाँ। ये सर। इसी में हमने ये भी निकाला था, जीडी मैक्स की वैल्यू भी, और डायरेक्टिविटी कैलकुलेट करी थी, डी भी। ठीक है ये ना? सर। यही जो जी डी मैक्स है, यही आपका डायरेक्टिविटी है, क्योंकि हमने बताया था जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं हम किसकी, डायरेक्टिव गेन की। जी डी इज योर डायरेक्टिव गेन। ठीक है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालते हैं तो ये देखिए जी डी मैक्स जो निकाला, तो ये हमारा आ गया दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसी को डीबी में निकाल लिया, देन वी हैव गॉट द डायरेक्टिविटी इन डीबी, डेसिबल। ठीक है, और ये हमने निकाला था। फिर एफिशिएंसी भी हमने फाइंड किया था, रेडिएटिव एफिशिएंसी ईटा आर, दैट इज 0.9 आया था। इसको हमने निकाला था इस फार्मूले से, रेडिएटिव पावर अपॉन रेडिएटिव पावर प्लस लॉस पावर। इसको रेजिस्टेंस में भी हमने रिप्रेजेंट किया था, पी को आर के फॉर्म में। तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो सभी को पता है। तो पी रेडिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर रेडिएशन अपॉन पी रेडिएशन इज आई स्क्वायर इंटू आर रेडिएशन प्लस पी लॉस इज आई स्क्वायर इंटू आर लॉस। तो आई स्क्वायर सब जगह से कैंसिल हो गया, तो हमको रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी ये रिलेशन मिल गया। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज, और रेजिस्टेंस के फॉर्म में है, तो आपको रेजिस्टेंस वैल्यूज ही रखनी होंगी। ठीक है, जिससे हमें रेडिएशन एफिशिएंसी मिल गई। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इफेक्ट, इसके बाद आते हैं इफेक्टिव लेंथ पे। ये टॉपिक शायद आप में नहीं हुआ था, क्यों? आप में ये नहीं सर हुआ नहीं था? हुआ अभी। नहीं हाँ सर तो इस कोई, न्यूमेरिकल के बाद होगा। हाँ अभी मैं बता देता हूँ इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, देन इसके आगे बढ़ेंगे। इफेक्टिव लेंथ क्या है? इफेक्टिव लेंथ जो हमारा एंटीना का होता है, ये हमने बताया था, इफेक्टिव लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ। ठीक है, जब स्टार्ट किया था हमने एंटीना पढ़ाना यहाँ से आपको, पैरामीटर जब हम पढ़ा रहे थे, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं एंटीना पैरामीटर में। ये देखिए, एल इफेक्टिव लिखा है ना, इफेक्टिव ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ रिसीविंग एंटीना, दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, तो दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये देख रहे होंगे, ये एक्चुअल लेंथ होती है, दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ। तो इसी को हम लोग आगे यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है ऑफ एंटीना, इट कैरिंग द पीक करंट आई एम, दैट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लीनियर एंटीना विथ ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। ठीक है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एक इमेजिनरी लीनियर एंटीना है जिसकी लेंथ को ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, उसमें करंट हमारी आई एम फ्लो कर रही है, और जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंटीना। ठीक है, तो इन सच ए वे both the antennas have the same far field in theta is equal to pi by 2 plane, that is your 90 degree plane। clear? सो इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो एल इफेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल इफेक्टिव। ठीक है, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। नाउ मूव फर्दर नाउ। ओके, प्रैक्टिकल एंटीना की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इन थीटा डायरेक्शन, दैट विल बी, ये फॉर्मूला आपका डिफाइंड है। ठीक है, जे ईटा नॉट बी बीटा अपॉन 4 पाई आर इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा आर, लेंथ विल बी माइनस L/2 to L/2। ठीक है, एंड आई जेड इंटू डी जेड,
दिस इज डिफाइंड इक्वेशन, ये एक्चुअली डिराइव्ड है, इसका डेरिवेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल एंटीना है उसके लिए जो हमारा फील्ड है इन थीटा डायरेक्शन, दैट विल बी दिस, क्लियर। एंड दिस -L/2 टू L/2 इज द लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, -L/2 से +L/2, क्लियर। तो इसको स्मॉल में लिख लीजिएगा रादर इन कैपिटल, ठीक है, -L/2 से +L/2, ठीक है। Now you know that for practical antenna, variation of current can have any distribution, but for an imaginary antenna, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एंटीना होते हैं उसमें जो हमारा करंट का वेरिएशन है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है, प्रैक्टिकल एंटीना में। बट फॉर इमेजिनरी एंटीना हमारा जो करंट, इमेजिनरी का मतलब एक तरह से आइडियल कंडीशन हो गई, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया हुआ है। तो इमेजिनरी एंटीना में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओवर द लेंथ, दैट शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट हमारी कम ज़्यादा होगी, इन केस ऑफ इमेजिनरी एंटीना, ठीक है ना। लेकिन आप प्रैक्टिकल एंटीना की बात करेंगे जो हमारा रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, प्रैक्टिकल एंटीना जो डिज़ाइन करते हैं उसमें हमेशा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहता है, ये कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरीके से ओवर द लेंथ, ठीक है। Now you know that hence for imaginary antenna basically E theta is your this given value, ठीक है, and IZ is your IM maximum current, इसको हमने बाहर लिख लिया यहाँ पे, and this L will be L effective, क्योंकि imaginary antenna में हम that will be your effective length, तो range will be from -L effective by 2 to L effective by 2 प्लस में, ठीक है, यहाँ तक हमारी रेंज आ रही है, तो हमने ये रेंज लिख लिया। नाउ अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जेड डायरेक्शन, सो इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी जेड का जेड आ जाएगा, जेड की जगह आप ये रख देंगे, तो दैट विल बी एल इफेक्टिव बाई 2 माइनस माइनस एल इफेक्टिव बाई 2, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल आपको एल इफेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। So, but practical and imaginary antenna should produce same electric field, you can see, clear। आप इमेजिनरी एंटीना की बात करेंगे तो भी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो पैटर्न मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सेम आ रहा है, और प्रैक्टिकल एंटीना में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम था, क्लियर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू मे इक्वलाइज बोथ ऑफ देम, ठीक है, दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है जो इफेक्टिव के फॉर्म में है, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल। सो हमने जब दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है, तो आपने देखा कि हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इमेजिनरी एंटीना उसमें आप देखिए हमने आई एम लिया हुआ है। आई एम क्या है, आई एम इज द मैक्सिमम करंट, क्लियर। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, इसीलिए इमेजिनरी एंटीना में हमने करंट को मैक्सिमम लिया है, आई एम लिया है। While in case of practical antenna, it is IZ. It depends upon the variation over the length. Clear? That's why it is IZ. Clear? So now, if you see, this will be IM into L effective is equal to, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर देखेंगे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड, यहाँ से जो बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा, यही यही रह जाएगा आई एम इंटू एल इफेक्टिव, और ये जो वाला जो टर्म है ये क्या मिलेगा, -L/2 से L/2 इंटू आई जेड इंटू डी जेड, -L/2 से L/2 आई जेड इंटू डी जेड, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एल इफेक्टिव अगर ट्रांसमीटर के लिए निकालते हैं, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए, तो क्या निकल के आएगा, दैट विल बी 1/IM -L/2 से L/2 आई जेड इंटू जी जेड। 1/IM क्यों लिया हमने, कोई बताएगा, क्योंकि यहाँ से जो आई एम है ये जाके यहाँ डिनोमिनेटर में जा रहा है, देखिए आई एम इंटू एल इफेक्टिव था, ये आई एम यहाँ गया तो यहाँ आई एम डिनोमिनेटर में आ गया। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना इफेक्टिव लेंथ, जो हमने पीछे भी लिखा था जब स्टार्ट कराया था हमने। यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट आ गया आपका, अगर आपसे इफेक्टिव लेंथ डिराइव करने को पूछा जाएगा तो ऐसे आप डिराइव करेंगे, जब हम एंटीना
पैरामीटर्स बता रहे थे तो हमने डिराइव नहीं किया था, वो हमने आपको डेफिनेशंस एंड सीधे फॉर्मुलेशन बताए थे। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन पार्ट है। आई थिंक इट इज क्लियर। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में निकाला है, दिखा देता हूँ। ये यही तो निकाला था, देखिए एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/IC माइनस L/2 से L/2 IZ इंटू DZ। ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, अब यहाँ पे हमने डेरिवेशन पार्ट पे किया है काम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो रिजल्ट आया है वो ये आ गया, थर्ड इक्वेशन यही है। बताइए, हेलो। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आपका आता है रिसीविंग एंड। ये तो ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए इफेक्टिव लेंथ निकला है। रिसीविंग एंटीना के लिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो डिफाइन होता है, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज induced at the open terminal of an antenna to the incident electric field intensity EI। ठीक है, प्रोड्यूसिंग P0C। तो कहने का मतलब है जो इफेक्टिव लेंथ हमारी रिसीविंग एंटीना की होती है वो V0C/EI होती है। V0C इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, एंड EI इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इफेक्टिव लेंथ हमारी रिसीविंग एंटीना की हो गई। हालांकि दोनों इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों जो हमारे इफेक्टिव लेंथ जो होती है एंटीना की, दोनों केस में इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके, मैं लिख भी देता हूँ। नोट बना के एक पॉइंट लिख लीजिएगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंटीना, लेंथ ऑफ एन एंटीना used for transmitting is same as that of for the same antenna used for receiving। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बताइए, ठीक है ना? तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम एक क्वेश्चन भी है इस पे, फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल। इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल, ये क्वेश्चन है जो कि हमारा हाफ वेव डाइपोल एंटीना होता है, उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, कितनी होती है। तो ये एक्चुअली निकलेगा क्योंकि आपको करंट इक्वेशन पता होनी चाहिए हाफ वेव डाइपोल में। ठीक है, तब आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक हम अभी हमने हाफ वेव डाइपोल आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इस वजह से इसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। थोड़ा आइडिया दे दूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव एपर्चर। इफेक्टिव एपर्चर, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। आवाज आ रही सभी को प्रॉपर मेरी? हेलो, क्लास आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी हम आपको देखिए एक चीज दिखा रहे हैं,
थोड़ा आप लोग भी देखते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है ना। सिलेबस जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव कर रहे हैं इस समय। तो थोड़ा मैं आपको एक बार सिलेबस भी थोड़ा बीच बीच में दिखा देता हूँ कि आप लोग भी सिलेबस देखा करिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये टॉपिक अभी हमारे चल रहे थे। इंट्रोडक्शन, बेसिक एंटीना पैरामीटर्स हो गया है, बीम एरिया हो गया है, रेडिएशन इंटेंसिटी भी करा दिया है, बीम एफिशिएंसी करा दिया है, डायरेक्टिविटी एंड गेन ये करा दिया है, डायरेक्टिविटी एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। एंटीना एपर्चर जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इफेक्टिव एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या? इफेक्टिव एरिया, ठीक है। क्लियर है? अभी हम इसी पे आते हैं। एक हेडिंग डाल लीजिएगा, इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, दिस टर्म इज यूज इन रिलेशन विथ रिसीविंग एंटीना। इन जनरल किसी का बेटा माइक अनम्यूट है, सो जरा म्यूट कर लीजिए। दिस टर्म इज यूज्ड, किसी का माइक अनम्यूट है बेटा, म्यूट कर लीजिए। इन रिलेशन विद द रिसीविंग एंटीना, ठीक है। अब ये हमारा होता क्या है, द इफेक्टिव एपर्चर आपकी एबिलिटी होती है एंटीना की टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। क्लियर है? सो द इफेक्टिव एरिया, द इफेक्टिव एरिया या इफेक्टिव एपर्चर लिखिए, बल्कि यहाँ पे भी एपर्चर ही हेडिंग डाल दीजिएगा, नॉट एरिया, ठीक है होता है एक ही चीज है, लेकिन आप इसको एरिया मत लिखिए, इसको एपर्चर लिखिए, जो स्टैंडर्ड टर्म है इसका, ठीक है। एपर्चर, APERTURE, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AE से, ठीक है। AE से, ठीक है। इफेक्टिव एपर्चर को हम AE से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव aperture is the ability of antenna, ability of antenna ability of antenna to extract energy from the electromagnetic wave, from the electromagnetic wave, ठीक है। बाहर निकलना है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव एरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव एरिया। एपर्चर को एरिया भी बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो टर्म है इफेक्टिव एपर्चर है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए आपको इसी फॉर्म में याद रखना है। हालांकि इसको इफेक्टिव एरिया ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन जनरल इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, इन मैथमेटिकल फॉर्म it is defined as it is defined as the ratio of
the ratio of power received in the load received in the load to the average power density। ये हम पीछे भी जब पैरामीटर पढ़ा रहे थे तब बताए थे आपको, एवरेज पावर डेंसिटी produced at the point, produced at the point, produced at the point। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो हमारा ये AE होता है, इफेक्टिव एपर्चर, दैट इज P received अपॉन P एवरेज पावर। तो P received अपॉन P एवरेज। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर। कि एरिया है तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, पावर रिसीव्ड बाय एंटीना जो होती है, इट मे बी डिनोटेड। हाँ सर हम इसमें पावर का रेशियो ले रहे हैं ना, तो हाँ हाँ, उसकी यूनिट तो कैंसिल हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, कैंसिल इसलिए नहीं होगी, मुझे पता था ये क्वेश्चन आप पूछेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं, ये कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिसीव्ड पावर का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, रिसीव्ड पावर जो है इसका फॉर्मूला अलग है, एवरेज पावर का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो जब फॉर्मूले दोनों के अलग अलग हैं तो वो जब टर्म्स आप रखेंगे तो ये इस तरह से कुछ बनेगा कि आपका वो एरिया मीटर स्क्वायर यूनिट दे रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। हाँ, यहाँ पे इस तरह का वो नहीं है क्योंकि दोनों पावर सेम नहीं है। ठीक है, ये रिसीट पावर है इसकी, जो आप अगर सॉल्व करेंगे फॉर्मूलेशन फॉर्म में तो इट विल गिव यू सम रिजल्ट इन डिफरेंट वे एज कंपेयर टू दिस एवरेज पावर। ठीक है, दैट्स व्हाई द यूनिट वी हैव टेकन इट मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब हम आगे यस बढ़ते सर। हैं इसमें। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। You know that an antenna should have maximum useful area to extract energy. Clear? So the maximum effective aperture basically is obtained when power received is maximum। जब हमें मैक्सिमम पावर रिसीव्ड होगी तो ही हमको मैक्सिमम एपर्चर भी ऑब्टेन्ड होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रिसीव्ड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AE। क्लियर? ठीक है ना? और आपको ये भी पता है कि जो in general antenna has a certain impedances which is made up of resistance and reactive part, means your capacitor inductor। clear? तो जो भी एंटीना आपका इम्पीडेंस होता है वो किससे, मतलब हमारा फॉर्म होता है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टिव पार्ट से। सो जो रेजिस्टिव पार्ट होता है इम्पीडेंस का, वो बेसिकली क्या है, दैट इज योर रेडिएशन रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जो भी रेजिस्टिव पार्ट है। सो ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है बिकॉज वी यूजिंग द सेम एंटीना फॉर ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग। क्लियर? अब अगर हम ये मान के चलें कि पावर हमारी जो ट्रांसफर हो रही है दैट विल बी मैक्सिमम, कैसे निकालेंगे ये चीज ध्यान रखिएगा। जो मैं यहाँ पे टर्म बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ नोट भी कर सकते हैं आप। मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया एपर्चर इज ऑब्टेन्ड, द मैक्सिमम effective aperture, maximum effective aperture, that is AEM,
इसको AEM क्यों लिखना है? AE तो आपका एपर्चर हो गया, AEM मीन्स मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर is obtained तो कब ऑब्टेन्ड होगा? when power received is maximum, जो ऊपर का पावर रिसीव हो रहा है वो मैक्सिमम, when power received is maximum। पावर रिसीव्ड इज मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब मान लीजिए हम किसी भी एक डाइपोल के लिए अगर हम पावर ये निकालना चाहें, ठीक है, इफेक्टिव एपर्चर कितना आता है हमारा। सपोज मान लीजिए एक हर्ट्जियन डाइपोल है, उसके लिए हम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, एक डाइपोल एंटीना है, दैट इज योर हर्ट्जियन डाइपोल एंटीना। तो उसकी एक सिंपल सी सर्किट होती है, अगर हम मान लीजिए उसी के लिए निकालना चाहें तो इफेक्टिव एपर्चर हमारा कितना आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बहुत इजी कैलकुलेशन है, थोड़ा बता देता हूँ कि इफेक्टिव एपर्चर, अगर मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कि एक की पॉइंट भी है इसके लिए, क्या है? अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, इस कंडीशन के थ्रू ही आप मैक्सिमम एपर्चर एरिया निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, ठीक है, कॉमा द पावर रिसीव्ड maximum power received is maximum and hence the effective aperture is maximum, and hence the effective aperture is maximum। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर निकालना है, तो आपको पता है कि वो हमारा रिसीव्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें पावर, अगर रिसीव्ड पावर मैक्सिमम मिलेगी तो हम इफेक्टिव एपर्चर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर। और रिसीव पावर मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़े हैं आप, कि when input impedance is equal to load impedance, then maximum power will be transferred from input to the load side। मीन्स आपका जो रिसीव्ड पावर होगी वो मैक्सिमम होगी कब? जब इनपुट इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू द आउटपुट साइड इम्पीडेंस। क्लियर? इन केस ऑफ डीसी सर्किट। एसी सर्किट के लिए क्या होता है? यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द इनपुट टू द लोड व्हेन the complex conjugate means the load impedance will be equal to the complex conjugate of the input impedance। जैसे मान लीजिए लोड इम्पीडेंस आपका है RL प्लस JXL, तो ये इक्वल होना चाहिए RI माइनस JXL के, माइनस JX के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इन केस ऑफ AC सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, DC के केस में सीधे RL बराबर RI हो जाता है, ठीक है। लेकिन AC सर्किट में हमारा इमेजिनरी एक्स पार्ट भी, जो J वाला पार्ट है, वो भी कंसीडर होता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप लोग ने पढ़ी होगी, AC सर्किट और DC सर्किट दोनों के लिए। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है, बताइए यस बेटा। सर, पढ़ा। हाँ मैक्सिमम तो पावर। हाँ, तो हम यस लोग सर। हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इफेक्टिव एपर्चर फॉर हर्ट्जियन डाइपोल। एक के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल होता है हर्ट्जियन डाइपोल। तो उसके लिए हम इफेक्टिव एपर्चर निकालते हैं कि कितना आएगा फॉर
हर्ट्जियन डाइपोल। ये आपके सिलेबस में भी है हर्ट्जियन डाइपोल, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी दे रहा हूँ। जब आप एंटीना डिजाइन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप इफेक्टिव एपर्चर निकालते हैं हर्ट्जियन डाइपोल के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब हम यहाँ पे जो हर्ट्जियन डाइपोल यूज कर रहे हैं एज ए रिसीविंग एंटीना यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों होते हैं किसी भी डाइपोल के लिए। ठीक है, कोई भी एंटीना होगा उसका दोनों पार्ट होंगे, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग। तो वी आर कंसिडरिंग द रिसीविंग एंटीना, क्योंकि हमें रिसीव्ड पावर ही निकालनी है। ठीक है, तो वियर वी आर लिख लेंगे यहाँ पे व्हेन द हर्ट्जियन dipole is used as Hertzian dipole is used as the receiving antenna comma it extract power from the incident waves and delivers it to the load ठीक है, मतलब इंसिडेंट वेव से पावर को एक्सट्रैक्ट करेगा और कहाँ लोड डिलीवर करेगा, लोड पे, एंड प्रोड्यूसिंग वोल्टेज इन इट ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखें तो कैसी होती है, बहुत सिंपल है। देखिए दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस। ये हमारा एसी सोर्स है। डीसी सोर्स किस तरह होता है, इस तरीके से होता है, ये फिक्स वैल्यू होती है डीसी सोर्स की। ये एसी है इसलिए चेंज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा आई थिंक। इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, वी नॉट सी। ये जेड है, दैट इज योर इनपुट इम्पीडेंस, दैट इज योर आर रेडिएशन प्लस जे एक्स। ठीक है, और ये आपका जो है ये लोड इम्पीडेंस है, दिस इज योर लोड इम्पीडेंस, दैट इज रेडिएशन रेजिस्टेंस माइनस जे एक्स। हमने अभी बोला था एसी सर्किट में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस द इनपुट इम्पीडेंस शुड बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द लोड इम्पीडेंस। बताया था ना मैंने, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन रिसीविंग एंटीना। क्या है ये? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रिसीविंग एंटीना। हर्ट्जियन डाइपोल का रिसीविंग एंटीना है, द रिसीविंग एंटीना। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेशन पार्ट पे अगर हम आए तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाउ वी नॉट सी, अगर आप देखें वी नॉट सी की वैल्यू क्या होगी बताइए? E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, सभी को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी बाई डिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dl। dl इज द लेंथ, बताइए, आई करंट फ्लो कर रही है इसमें। ठीक है, dl इज द लेंथ, ठीक, चेंज ऑफ लेंथ। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा और लिखिएगा वेयर जो E है is the magnitude
of electric field intensity. Electric field intensity produced at the receiving point. Produced at the receiving point. रिसीविंग एंटीना पे ही तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। और डीएल क्या है? एंड डीएल इज द लेंथ ऑफ हर्ट्जियन डाइपोल। जो हम हर्ट्जियन डाइपोल यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ हर्ट्जियन डाइपोल, हर्ट्जियन डाइपोल, ठीक है। तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। करंट अगर निकालेंगे लोड के थ्रू कितनी फ्लो कर रही है तो कैसे निकालेंगे बताओ? द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज गिवन बाई, बताइए बेटा। हेलो, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज गिवन बाई, कैसे निकालेंगे करंट? आवाज नहीं आ रही है बेटा किसी की? यहाँ से करंट कैसे निकालेंगे आई की वैल्यू? सर VOC डिवाइडेड बाय Z प्लस ZL। गुड, सिंपल है। केसीएल वो केवीएल लगा दीजिए, आई इज इक्वल टू वी अपॉन, ये आ जाएगा दोनों का एडिशन, जेड प्लस जेड, ठीक है ना। तो ये जेड प्लस जेड हो जाएगा। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, सर डबल डेरिवेटिव 0 कर देंगे उसका। लोड को आपको क्या सेलेक्ट कर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन योर लोड इम्पीडेंस शुड बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस, मीन जेड का इनपुट, जेड को हम इनपुट इम्पीडेंस ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई आपका क्या हो जाएगा? आई विल बी वी नॉट सी बाई वी नॉट सी बाई क्या हो जाएगा? आर रेडिएशन प्लस जे एक्स, ये जेड की वैल्यू थी, ठीक है, प्लस आर रेडिएशन माइनस, यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि लोड के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है ना, इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है। क्लियर है सभी को? ये प्लस सर था ZL में तो रेडिएशन, पहले से -X है, नहीं वो हम तो पहले ही कॉन्जुगेट उसका एज्यूम, प्लस होगा। नहीं नहीं हम पहले ही एज्यूम करके चल रहे हैं ना, हमने सर्किट में इसी हिसाब से दिखा रखा है। हम पहले ही उसको माइनस इसीलिए लिखे हुए थे कि आपको ये समझ में आए कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और एसी सर्किट है। तो इस सर्किट पे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा रहे हैं। क्लियर? आप इसको प्लस लेके भी चलोगे तो भी बाद में माइनस करना ही पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस सर। ठीक है ना। तो हमें ये माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एसी सर्किट पे जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो इसी फॉर्म में अप्लाई होती है कि इनपुट इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू द, या लोड इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये एक दोनों एक दूसरे के एंटी होंगे, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन ही यही होती है एसी सर्किट के लिए, ठीक है ना। तो अब हमने वहां पे सर्किट में ही दिखा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आपको इजिली रख देना है उसमें, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट सी बाई, आप चाहो तो यहाँ प्लस भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
आप यहाँ प्लस लेके भी चल सकते हो, लेकिन बाद में आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर द एसी सर्किट कंडीशन। सो आई इज इक्वल टू वी नॉट सी बाई, क्या हो जाएगा, कोई चीज कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस आ जाएगा ये। तो इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए।